हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द नो सेंट्री में। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा और आज अब आपको बताने जा रहा हूं कि एक्सपोर्टर के अंदर कैसे जर्नल एंट्री होती है, यानी एक्सपोर्टर रहेगा तो क्या होगा। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया है कि इंपोर्टर कैसा होता है, तो प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह से जर्नल एंट्री मारी जाएगी और क्या क्या जो उसके कंटेंट्स होते हैं कैसे कैसे हम लोग याद रखना दोस्त। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक्सपोर्टर के लिए क्या हो सकता है दोस्त। तो अब तक मैंने देखा कि इंपोर्टर के लिए क्या होगा, अब एक्सपोर्टर के लिए। एक्सपोर्टर रहेगा तो क्या होगा, वो देखिए एक्सपोर्टर रहेगा तो अगर वो एक्सपोर्टर है कोई भी, ठीक है, तो वो गुड्स एक्सपोर्ट करेगा तो उसके लिए क्या क्या चीज याद रखनी है। सबसे बड़ी बात देखना है कि वो एक्सपोर्टर है क्या। अब एक्सपोर्टर को कभी कभी लोगों को नहीं समझ में आता कि एक्सपोर्ट कर रहा है नहीं, क्योंकि वहां पे वर्ड इनवाइस वापरते हैं दोस्त। तो एक्सपोर्टर के लिए कभी कभी वर्ड कहते हैं गुड्स इनवाइस कर देते हैं, ऐसा वर्ड लिखा रहेगा गुड्स इनवाइस टू करके लिखा रहेगा तो समझ लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है। और गुड्स इनवाइस फ्रॉम लिखा रहेगा यानी वहां से गुड्स उन्होंने खरीद लिया है। तो फिलहाल आप गुड्स इनवाइस टू लिखा है, जैसे गुड्स इनवाइस टू समझो यूएसए लिख दिया, यानी क्या होगा, यूएसए को गुड्स बेचा गया है, यानी उसने क्या किया, बेचा है, ठीक है। तो सेलर है। अब इनके लिए क्या क्या ध्यान रखना दोस्त। सबसे पहली बात, जब आप सेल करोगे तो उसकी जर्नल एंट्री मारनी होगी, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, when goods sold। अब इसकी जर्नल एंट्री अगर आपको करनी है दोस्त, अब किस तरह से जर्नल एंट्री देंगी बताइए, कैसे करें इसकी जर्नल एंट्री। सेल किया, किसको सेल किया मैंने, मान लीजिए यूएसए है या उसका कोई कंपनी का नाम दिया कि मैंने उसको सेल किया, ठीक है। तो कंपनी का जो नाम होता है यहाँ पे आपको क्या होगा, डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर होता है। अब सपोज कीजिए मैंने सेल किया स्काई कंपनी को, मान लीजिए स्काई करके कंपनी है, इसको सेल किया गया है गुड्स, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, स्काई अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, स्काई अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे एक्सपोर्ट सेल, लिख देंगे एक्सपोर्ट सेल्स। ये आपकी जर्नल एंट्री तैयार हो जाएगी दोस्त। क्या किया आपने, सेल किया, किसको सेल किया है, स्काई कंपनी करके उसको सेल किया आपने। अब इसमें जो चीजें ध्यान रखनी है दोस्त, आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या चीज होगा। अब अगर आप एक्सपोर्टर हो, क्या हो, अगर आप एक एक्सपोर्टर हो तो आपको पैसा रिसीव्ड होगा, और जब पैसा रिसीव्ड होगा तो आपको क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा। इसलिए लिख के रख लेने का, इफ एक्सपोर्टर देन बैंक अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, बैंक अकाउंट is always debit when amount received, ठीक है। क्या करेंगे, जब अमाउंट रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, when currency rate increase then एक्सपोर्टर का क्या होगा, एक्सपोर्टर will get profit, ठीक है। जब भी करेंसी का रेट क्या होगा, बढ़ेगा तो एक्सपोर्टर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। when currency rate decrease then exporter will get loss, यानी अगर करेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाती है दोस्त, एक्सपोर्टर क्या हो जाएगा, लॉस होगा। फिर क्या याद रखना आपको, जब भी प्रॉफिट होगा क्या होगा, प्रॉफिट, व्हेन प्रॉफिट FEF अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट, क्या होगा, क्रेडिट। when loss FEF अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, या डेबिट लिख देते दोस्त, ठीक है। ये तो हो गई, जब आप एक्सपोर्ट होगा तो इस तरह से आपको क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस के बारे में मालूम पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ईयर एंड हो गया, ठीक है, क्या होगा, इफ
ईयर एंडेड। अगर साल का अंत हो गया दोस्त, जैसे 31 मार्च वहां पे क्या होगा, ईयर एंड हो जाता है, तो वहां पे किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, दो बातों का ध्यान रखना है दोस्त। सबसे बड़ी बात, तो चाहे वो इंपोर्टर का हो चाहे एक्सपोर्टर का हो, दो चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कितना डॉलर आउटस्टैंडिंग बाकी है, यानी कितना पेमेंट देना बाकी है या कितने डॉलर का पेमेंट लेना बाकी है, यानी आउटस्टैंडिंग डॉलर ढूंढना होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग डॉलर। ठीक है, कितना आउटस्टैंडिंग डॉलर है। एंड सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट। डिफरेंस इन क्या ढूंढना आपको, एक्सचेंज रेट। कौन सा एक्सचेंज रेट बीच में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। कभी का ओपनिंग, डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, जितना आपका ओपनिंग रेट होगा और जितना आपका क्लोजिंग रेट होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। सपोज कीजिए कि अगर ओपनिंग रेट मतलब क्या होगा, वह रेट जिस दिन आप ट्रांजेक्शन करते हो, यानी जिस दिन वो अमाउंट परचेज, जिस दिन अमाउंट का एक्सपोर्ट होता है, या जिस दिन क्या होगा गुड्स एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, या जिस दिन गुड्स इंपोर्ट होगा, उस दिन से लेकर के 31 मार्च के ईयर का रेट देखना है। यानी मान लीजिए कि अगर सपोज कर मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्त, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास में 1/1/2021 का है, ठीक है, 1/1/2021 को 1 US डॉलर इज इक्वल टू 75 रुपीज दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, और इसी दिन आपने क्या किया, गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, तो ये क्या होगा आपके लिए, ओपनिंग रेट होगा। क्या होगा, ये ओपनिंग रेट होगा। अब मान लीजिए 31/3 को 2021 को 1 US डॉलर इज इक्वल टू, अगर ये 78 रुपीज हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे रेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, रेट इंक्रीज हो गया। कितना रेट इंक्रीज, यही डिफरेंस लेने के बोला है, डिफरेंस इन द एक्सचेंज रेट बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है दोस्त, 3 रुपीज पर डॉलर आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 रुपीज पर डॉलर, यानी $1 के पीछे 3 रुपए का बढ़ोतरी हो गया। डॉलर रेट एज इंक्रीजेस। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद आपको करना कुछ नहीं दोस्त, सबसे सिंपल सी चीज है कि कितना डॉलर आउटस्टैंडिंग है, हाउ मेनी डॉलर इज आउटस्टैंडिंग। सपोज कीजिए कि आपको अगर $50,000 आउटस्टैंडिंग हो, ठीक है, $50,000 आउटस्टैंडिंग हो, अगर मैं कहूं $50,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग होना मतलब $50,000 का पेमेंट देना बाकी है, यानी लेना बाकी है। अगर एक्सपोर्टर है तो लेना बाकी है, इंपोर्टर है तो देना बाकी है। अब लेना बाकी है तो क्या होगा इसके लिए दोस्त, 50,000 इंटू कितना होगा, 3, यानी 1,50,000 रुपीज का क्या होगा। अगर वो एक्सपोर्टर होगा तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि डॉलर का रेट दोस्त अगर इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट होगा, और अगर डॉलर का रेट डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, उसको लॉस होगा। किसके लिए रूल है ये, एक्सपोर्टर के लिए। फिर जान लीजिए एक्सपोर्टर के लिए रूल क्या है, अगर डॉलर का रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया तो उसको फायदा होगा, अगर डॉलर का रेट क्या होगा, डिक्रीज हो गया तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। यहां पे एज एन एक्सपोर्टर है वो, डॉलर का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, कितना, 3 रुपया, तो 3 रुपया पर डॉलर, यानी $50,000 का पेमेंट करना बाकी है, तो 3 रुपया इंटू 50 करें कितना होगा, 1.5 लाख रुपए, उसको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आई बात समझे। अगर यही वो इंपोर्टर होता तो 1.5 लाख रुपए उसको लॉस हो जाता था। ठीक है, अगर वो इंडियन बंदा इंपोर्टर होगा तो उसको लॉस हो जाएगा। अभी चूंकि एक्सपोर्टर है इसलिए उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखिए इसका एंट्री क्या करना है, कुछ भी नहीं दोस्त, खाली ये देखना है कि आपको प्रॉफिट हुआ क्या। यस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की जो एंट्री होती है दोस्तों कैसे होती है, प्रॉफिट की जो एंट्री मारेंगे हम लोग, जर्नल एंट्री। देखिए कैसे होगा एंट्री है यहाँ पे, कि जो ईयर एंड जो आउटस्टैंडिंग डॉलर का प्रॉफिट होगा उसका एंट्री क्या होगा, किसके साथ मेरा बिजनेस हो रहा है, स्काई से। ठीक है, जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मैंने क्या लिखा है, वेन प्रॉफिट FEF इज ऑलवेज क्रेडिट, यानी FEF अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो भाई डेबिट क्या होगा, स्काई लिमिटेड। ठीक है, यानी स्काई करके क्या होगा, स्काई अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और 2 लिख देंगे यहाँ पे दोस्त,
FEF अकाउंट, और यहां पे जाएगा दोस्त आपका कितना 1.5 लाख रुपया चला जाएगा। क्लियर हो गया? आई थिंक ये चीज इतना क्लियरिटी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में जब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तो ये जो प्रॉफिट रहेगा ये हमको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। यानी व्हेन प्रॉफिट ऑफ FEF अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट at the end of year, at the end of year, तो साल के आखिरी में जब आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना होगा तो हम लोग FEF को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनकम होता है, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना है, तो इसलिए क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट जाता है इनकम, तो FEF क्या होगा, फिर जनरेटिव तैयार हो गई FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री आपकी तैयार होगी दोस्त कि आपको ये चीज पूरा प्रॉफिट हो गया। अब यही चीज क्या रहेगा, आपको यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और वो चले जाएगा आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में चले जाएगा कितना, 1.5 लाख रुपया। आई थिंक ये चीज आपको क्लियरिटी समझ में आ गई होगी कि ये चीज क्या होगा, ठीक है। फिर देख लीजिए दोस्त इसको, पहले अगर वो एक्सपोर्टर होता है, एक्सपोर्टर है, तो उसके बाद जो भी पैसा आएगा तो उसके बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा क्योंकि वो पैसा रिसीव कर रहा है। और अगर देखने का करेंसी रेट इंक्रीज हुआ क्या, अगर करेंसी रेट इंक्रीज हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे अगर रेट इंक्रीज हुआ दोस्त तो आपको क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। अगर करेंसी रेट डिक्रीज होता है तो उसको क्या हो जाएगा, एक्सपोर्टर को लॉस हो जाएगा। अगर एक्सपोर्टर को प्रॉफिट हुआ तो FEF हमेशा क्रेडिट होता है, अगर एक्सपोर्टर को लॉस होगा तो FEF हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। और उसके बाद आपको ईयर के बारे में ध्यान रखना है कि कितना आउटस्टैंडिंग डॉलर है उसके पास, ठीक है, कितना आउटस्टैंडिंग डॉलर है। और उसके बाद दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि डिफरेंस, दो एक्सचेंज रेट के बीच में डिफरेंस कितना रहे, यानी ओपनिंग का रेट क्या है और क्लोजिंग का रेट क्या है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे आपको आउटस्टैंडिंग डॉलर को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा कि अगर डॉलर रेट बढ़ गया तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हुआ तो ये एंट्री हो जाएगी, इसका अकाउंट डेबिट टू FEF। अगर लॉस हुआ तो सीधा इसका उल्टा हो जाता है दोस्त, FEF अकाउंट डेबिट टू इसका ही हो जाएगा, ठीक है। और एट द एंड आपको क्या करना पड़ता है, जितना भी प्रॉफिट रहे या लॉस रहे FEF का उसको ट्रांसफर करना। मान लीजिए FEF क्रेडिट में ज्यादा हो गया, अगर FEF क्रेडिट में ज्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट मान लेंगे, और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा और इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझा। अब मैं दिखाता हूं दोस्त कि कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस में इसका रूल क्या होता है। यानी अगर आपको समझ लीजिए जब आप एमकॉम कर रहे होंगे तो उसमें अगर आपको अकाउंट कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो वहां पे कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। तो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं कैसे ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देख लीजिए भी रूल, फिर आपको अच्छे से समझ में आया कैसे कैसे रूल्स फॉलो होते हैं यहाँ पे। आई थिंक ये सारी चीज आपको लिख के हो गया दोस्त, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। बस 2 सेकंड रुकिए, आपको सब चीजें क्लियर करते चलेंगे दोस्त, ताकि आपको एमकॉम भी अगर करता होगा कोई तो उसको डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्योंकि बीकॉम लेवल तक खाली आपको जर्नल एंट्री पूछा है तो जर्नल एंट्री के सारे रूल्स याद रखना है, और अगर एमकॉम पूछता है तो वहां पे आपको फाइनल अकाउंट पूछता है। तो उस फाइनल अकाउंट में आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, एंड आपको बैलेंस शीट बनाना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें बनानी होती है। अगर आप एमकॉम कर रहे हो तो आपके लिए फाइनल अकाउंट क्रिएट करना होगा। देखिए उसमें क्या क्या रूल याद रखना है। सपोज करो अगर कोई भाई एमकॉम कर रहे हैं, ठीक है, अगर एमकॉम कर रहे हो दोस्त तो भी ये सारी चीज आपको जानकारी रखनी है। लेकिन अगर आप एमकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, ठीक है, तो एमकॉम में आपको 3 चीजें बनानी होती है। सॉरी, फर्स्ट होता है आपको कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसको आपको टैली करना होता है। और उसके बाद जब दूसरा एंट्री बनाओगे तब उसके आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा आपको। फिर तीसरा रहेगा दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और चौथा होता है आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेशर आप अकाउंट बना रहे हो या बैलेंस शीट बना रहे हो, इसके अंदर कैसे आपको कन्वर्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको
ध्यान रखनी है। तो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस अगर आपका टेली हो गया तो ये तीनों चीज आपको बहुत इजी होता है। ट्रेडिंग का आइटम ट्रेडिंग में डाल दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दीजिए, और बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस शीट में डाल दीजिए, और फिर उसके बाद आपको सिर्फ खाली क्लोज करना था, क्योंकि यहाँ पे 1-2 एडजस्टमेंट देते हैं। बहुत ज्यादा आपको डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट देगा, और बहुत ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक 2 एडजस्टमेंट देते हैं, या फिर आउटस्टैंडिंग का। तो 3 एडजस्टमेंट आता है दोस्त, एक क्लोजिंग स्टॉक आता है, एक आउटस्टैंडिंग आता है, एक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आता है। ठीक है, तो ये 3 ही एडजस्टमेंट मोस्टली आपकी बुकों में दिखा रहेगा, जिससे आप खुद देख सकते हो। और देखना चाहोगे तो जितना आपको फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट होता है सब कर सकते हैं हम लोग, सारे एडजस्टमेंट को करना होता है अगर आया एग्जाम में तो। बट अगर बुक के हिसाब से देखोगे तो काफी बुकों में खाली 3-4 के एडजस्टमेंट के बारे में बात किया गया है। तो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में क्या करते हो वो सारी चीजें आपको बता दे रहा हूं दोस्तों को। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट को लिख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। यानी मान लीजिए आपको कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर। देखिए क्या ध्यान रखना आपको इसमें कि ओपनिंग जो रहता है, ओपनिंग स्टॉक ये हमेशा ओपनिंग रेट पे जाता है, ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक रहा दोस्त, क्या रहा है वो? क्लोजिंग स्टॉक, ये कहा जाएगा क्लोजिंग रेट पे जाएगा, क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना होता है। अगर आपका रिवेन्यू आइटम है, ठीक है, सी, अगर आपका क्या है? रिवेन्यू आइटम है, रिवेन्यू आइटम है। ठीक है, अगर रिवेन्यू आइटम है, रिवेन्यू मतलब क्या? दैट इज व्हाट? प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी आइटम होता है वो रहेगा, तो एवरेज रेट पे किस पे आएगा? एवरेज रेट पे उसको हम कन्वर्ट करते हैं। अगर बैलेंस शीट रहा, समझो डी, अगर बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट आइटम्स आर कन्वर्टेड एट क्लोजिंग रेट। ठीक है, क्लोजिंग रेट। बट ई पॉइंट आपको रखना है, इफ any other information is given, any other information is given regarding assets and liabilities, then follow the instruction, यानी अगर आपको ऐसा कुछ दिया तो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। जैसे उन्होंने अगर बोल दिया भाई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इस रेट पे कन्वर्ट करो, अगर उन्होंने बोला क्रेडिटर को इस रेट पे कन्वर्ट करो, अगर वो बोलते हैं भाई इस चीज को ऐसे करो, तो जो बोलते हैं उस पे करना। अगर नहीं बताया गया तो ये रूल आपको वहां पे फॉलो करना पड़ेगा। आई बात समझ में दोस्त? तो इतनी सारी चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं फॉरेन करेंसी से रिलेटेड। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे दोस्त कि कैसे इसका सम सॉल्व करते हैं। अब आपको अगला वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए क्योंकि वहां दिखाएंगे कैसे सम सॉल्व करते हैं, कैसे इसका सम हैंडल करते हैं, कैसे एक्सपोर्टर की जर्नल एंट्री होती है, कैसे इंपोर्टर की जर्नल एंट्री होती है। बाकी सारी चीज देखने के लिए देखते रहिए द नोशन ट्री। थैंक यू सो मच। और जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्त, आप उसको फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा जितना कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है दोस्त क्लियर हो जाए। और अगर आपका कोई डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।